हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस एंटायर जीएसटी करिकुलम। आज हम लोगों को डिस्कस करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के स्पेसिफिक्स में जाने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में सेक्शंस 16, 17 और 18 है, वहां पर जाने से पहले कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा। बट फॉर दोज हु आर अनइनिशिएटेड, आप पहली बार ऐसे घूमते घामते आ गए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये इनकम टैक्स का रिविजन हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, राइट। तो 1 से लेकर हम लोग लगातार हर ऑल्टरनेट डेज पर सेशन, हर ऑल्टरनेट डे पर सेशन कर रहे हैं। और 4 को इनकम टैक्स का रिविजन खत्म हो गया था। 5 से हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट कर दिया था। ये जीएसटी का शेड्यूल आप लोग अपने सामने देख सकते हो। आज है 20 मार्च 2024 और आज हम लोग लेक्चर 7 इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो वहां पर आपको नोट्स डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप लोग जाओगे तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ दिख जाएगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी डेट को कौन कौन से सेशंस लिए थे, उनकी क्या क्या ड्यूरेशंस थी, और साथ ही साथ उनके नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड इन अ टैबुलर फॉर्मेट, तो आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, let's start with our discussion on input tax credit. So input tax credit एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इससे आपके मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो आपका आता है। ठीक है, तो ये लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका थोड़ा सा बेस है। एक्चुअली जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो एक आपका एक चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। नवंबर 2023 तक तो 8 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। अभी मई 2024 ऑनवर्ड्स कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोगों को मॉक टेस्ट, जब लेटेस्ट मॉक टेस्ट जैसे ही आ जाएगा वो पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको मालूम ही है, लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर को आप डाउनलोड करके देख सकते हो आईसीएआई की वेबसाइट से, कि जो जीएसटी का कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो अभी कितने नंबर का ये लोग देने वाले हैं मई 24 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर हम लोगों को 3 सेक्शंस पढ़ने होते हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। ठीक है, सेक्शन 16 बताता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है। सेक्शन 17 बताता है कि किस तरह से आपको क्रेडिट्स को अपोर्शन करना है और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स कौन कौन से हैं। और सेक्शन 18 बताता है कुछ सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के बारे में जहां पर आपको क्रेडिट मिलता है और क्रेडिट कैसे कैसे मिलता है। ठीक है, लेकिन ये सेक्शन 16, 17 और 18 को करने से पहले हम लोगों को 2 बेसिक प्रोसेसेस को समझना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का बेसिकली प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो पहले उसको आप लोग ध्यान से समझना, उसके बाद हम लोग सेक्शन 16, 17, 18 पर आएंगे। ठीक है, तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आएगा। तो सुनना आराम से। क्या होता है, अगर मैं किसी से सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, तो मैंने जिससे भी सामान खरीदा उसको जो भी मैं पैसा दूंगा वो तो उसका पैसा हो गया, प्लस जो भी मैं उस पर जीएसटी दूंगा, इसी जीएसटी का मुझे क्रेडिट मिलेगा, राइट। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने इतना जीएसटी उस अपने सप्लायर को दिया हुआ है। तो इसके लिए सप्लायर क्या करता है, GSTR-1 करके एक रिटर्न होता है जो उसको हर महीने सप्लायर को फाइल करना होता है। तो हर सप्लायर क्या करता है, एक GSTR-1 वाला रिटर्न फाइल करता है, मंथली रिटर्न होता है, और यहां पर कोई भी सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स बताता है। ठीक है, तो 11 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल अगर मार्च 2024 का महीना चल रहा है, ठीक है, तो मार्च 2024 में जितनी भी सप्लाईज मैं करूंगा, जितनी भी सप्लाईज कोई भी सप्लायर करेगा, उसको 11th ऑफ अप्रैल तक GSTR-1 फाइल करना होगा, जहां पर वो सरकार को बता रहा होगा कि मेरी टोटल आउटवर्ड सप्लाईज कितने कितने की थी, उनमें से कितने कितने का जीएसटी मैंने लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्म होता है GSTR-2A। ठीक है, अब मैं फिर से अपनी बात कर रहा हूं, मैंने किसी सप्लायर से माल परचेज किया, ठीक है, मैंने किसी सप्लायर से माल परचेज किया, मैंने उसको जीएसटी दिया हुआ है, इसी जीएसटी का मुझे क्रेडिट लेना है, राइट। जैसे ही मेरा सप्लायर GSTR-1 फाइल करेगा, मेरे पास एक जो जीएसटी का पोर्टल है उसके अंदर एक फॉर्म होगा GSTR-2A। ठीक है, उसके अंदर एक फॉर्म होता है GSTR-2A। GSTR-2A ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ठीक है, मेरे सिर्फ एक सप्लायर से तो मैं माल खरीदूंगा नहीं, कई सारे सप्लायर्स होंगे, तो जो जो सप्लायर जैसे जैसे GSTR-1 फाइल करेगा वैसे वैसे वो सारी डिटेल्स मेरे GSTR-2A में अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, तो दिस अलाउज रेसिपिएंट टू सी द सप्लायर्स फाइलिंग्स। मेरे किस किस सप्लायर ने GSTR-1 फाइल किया वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे GSTR-2A से पता चलेगा। तो रिफ्लेक्ट डिटेल्स फ्रॉम GSTR-1 फाइल्ड बाय द सप्लायर, indicates eligibility for ITC claim on purchases updated in real time। ठीक है,
मेरे पास एक GSTR 2B भी होता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी मेरा सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा, मेरे दो दो फॉर्म्स अपडेट होंगे, GSTR 2A भी अपडेट होगा, GSTR 2B भी अपडेट होगा। तो सर दोनों में फर्क क्या हो गया? फर्क यह हुआ कि GSTR 2B सिर्फ तब तक का ही अपडेट होगा अगर मेरा सप्लायर टाइमली अपना GSTR 1 फाइल करेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, GSTR 1 फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? अगले महीने की 11 तारीख। तो अगर मार्च 2024 के लिए उसको 11 अप्रैल तक फाइल करना है, अगर उसने 11 अप्रैल तक GSTR 1 फाइल कर दिया, तब तो वो मेरे GSTR 2A और 2B दोनों पर दिख जाएगा, तो मैं इसका क्रेडिट अप्रैल में ही ले पाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मेरे सप्लायर ने इसको 11 तारीख तक फाइल नहीं किया, 11 अप्रैल तक फाइल नहीं किया, लेट्स से इसने 15 अप्रैल को फाइल किया। ठीक है, तो 15 अप्रैल को जैसे ये फाइल करेगा, मेरा GSTR 2A तो जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये रियल टाइम बेसिस पर अपडेट होता रहता है, लेकिन मेरे GSTR 2B में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और अगर मेरे GSTR 2B में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो मैं इसका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। तो सर क्या इसका मतलब मेरा क्रेडिट बेकार हो गया? नहीं, इसका क्रेडिट फिर मैं अगले महीने ले पाऊंगा, मेरा क्रेडिट बेकार नहीं हुआ। यूजुअली क्या हुआ, मैंने मार्च में कोई सामान खरीदा, अब मार्च में मैंने सामान खरीदा, आई वुड वांट कि इसका क्रेडिट मेरे को अप्रैल में ही मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे सप्लायर ने अपना GSTR 1 11 अप्रैल तक फाइल नहीं किया, तो 11 अप्रैल के बाद फाइल किया, तो मेरे GSTR 2B में ये मई में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आई विल गेट इट्स क्रेडिट, बट आई विल गेट इट इन मई। तो बस फर्क क्या हो जाएगा कि 2 महीने का मेरे को लैप्स हो जाएगा, और कुछ नहीं है, 2 महीने का मेरा वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो GSTR 2A और 2B का फर्क आपको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मेरा कोई भी सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा, मेरे GSTR 2A और 2B में दिखता रहेगा। GSTR 2A में तो कभी भी मेरा सप्लायर फाइल करे तो दिख जाएगा, लेकिन GSTR 2B में मुझे तभी दिखाई देगा अगर मेरा सप्लायर प्रॉपरली टाइमली GSTR 1 फाइल करे। ठीक है, नहीं तो अगले महीने मिलेगा। तो देखो, reflects filing of GSTR 1 by supplier within prescribed time by the 11th. Details only purchases eligible for ITC claim. मतलब सिर्फ वो परचेजेस यहां पर दिखाई देंगी जिन पे ITC claim मिल सकता है। Static view reflecting eligible ITC claims for the month. Example, purchases made in June credited only if supplier filed on time by 11th of July. Late filings are credited in the following month. ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद होगा एक GSTR 3B। ठीक है, GSTR 3B मुझे फाइल करना पड़ेगा। मैं कौन हूं? रेसिपिएंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरे सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, मेरे सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, मेरे GSTR 2A और 2B में ये सारी डिटेल्स दिखने लग गई। अब मैंने भी तो कहीं ना कहीं सप्लाई की होगी, तभी तो उससे जो मैं सामान बेचूंगा उस पे जो मैं GST कलेक्ट करूंगा, उसी के अगेंस्ट तो मैं खरीदे हुए सामान पर पे किए हुए GST का क्रेडिट लूंगा। यस, तो अब GSTR 3B हर बंदे को फाइल करना होता है। मैं अगर GSTR 3B फाइल करूंगा तो वहां पर मुझे दिखाई देगा, वहां पर मैं बताऊंगा कि देखिए सर, इतना मैंने सेल किया था, इस पर मेरी इतनी GST लायबिलिटी बनती है, मेरे GSTR 2B में इतना एलिजिबल क्रेडिट मुझे दिखाई दे रहा है, तो इतना क्रेडिट मैं GSTR 2B के अगेंस्ट सेट ऑफ कर रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा हूं, जो बचा हुआ है उसे मैं कैश में पे कर दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट द बेसिक पर्पस ऑफ GSTR 3B इज। ठीक है, तो मंथली रिटर्न फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, अकाउंट्स फॉर आउटपुट लाइबिलिटी एंड ITC। तो GSTR 3B में मेरी टोटल लाइबिलिटी आएगी, आउटपुट लाइबिलिटी, और मैं कितना उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट से कितना एडजस्ट कर रहा हूं वो पता चलेगा। आउटपुट लाइबिलिटी फ्रॉम सेल्स रिड्यूस्ड बाय एलिजिबल ITC फ्रॉम GSTR 2B एंड डिफरेंस पेड टू द गवर्नमेंट। तो मेरी जो भी टोटल आउटपुट लाइबिलिटी है उसमें से ITC वाला अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो मैं कैश में पे कर दूंगा। फाइल्ड बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो मार्च की सेल के लिए मैं GSTR 3B कब फाइल करूंगा? GSTR 3B में 20th अप्रैल तक फाइल करूंगा। एग्जाम्पल, इनवॉइस रेट्स फॉर सर्विसेज इन जून विद GST ऑफ 18,000, ITC ऑफ 4500 फॉर टाइमली फाइल्ड GSTR 1 reduces payment to 13,500 which is paid along with filing by 20th of July। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने जून में कोई सप्लाई की थी, ठीक है, जून में मैंने कोई सप्लाई की थी और जून में मैंने परचेजेस भी की थी, जून में जो भी मैंने सप्लाई की थी, सपोज उससे आउटपुट लाइबिलिटी मेरी आ रही है 18,000 रुपीज। ठीक है, अब जून में जो भी मैंने परचेजेस की थी उस पर मैंने GST पे किया था 4,500 रुपीज। तो अब जब 20th जुलाई तक मैं इसको फाइल करूंगा तो 18,000 में से 4,500 माइनस हो जाएगा एंड आई विल हैव टू पे इन कैश ओनली 13,500 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैं अवेलमेंट करता हूं। ठीक है,
टैक्स पे करने का प्रोसेस क्या होता है? तो यहां पर अभी हम लोगों को तीन चीजें समझनी है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो देखो मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने सामान खरीदा, मैंने जब सामान खरीदा मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया, वो मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2A में भी हो रहा है, 2B में भी हो रहा है। 2B में मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से एलिजिबल हैं। ठीक है, जो एलिजिबल क्रेडिट्स हैं गवर्नमेंट के हिसाब से वो लोग 2B में डालेंगे, लेकिन अभी हम लोग सेक्शन 17 भी पढ़ेंगे जहां पर पता चलेगा कि कई सारे क्रेडिट्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो गाड़ी पर जो भी मैंने जीएसटी पे किया उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं गाड़ी खरीद के गाड़ी बेचने वाले बिजनेस में हूं तब तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। मतलब गाड़ी बेचने पर, गाड़ी खरीदने पर क्रेडिट अवेलेबल तो होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, वो डिपेंड करता है मेरा बिजनेस क्या है। गाड़ी मैंने खरीदी, उस पर जीएसटी पे किया, क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा? इफ आई एम इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और इफ आई हैव अ ड्राइविंग स्कूल, उसके कुछ कुछ और कंडीशंस है, अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर मैंने मोटर व्हीकल खरीदी और मैं ड्राइविंग स्कूल चला रहा हूं या मैं मोटर व्हीकल खरीद रहा हूं टू फर्दर सप्लाई, ठीक है, तब तो मेरे को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसको पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं या इवन फॉर माय ऑफिस यूज में उसको ले रहा हूं तो उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। हम लोग सेक्शन 17(5) में अभी पढ़ेंगे। पर सरकार को तो नहीं पता होगा कि ये बंदा जो खरीद रहा है ये किस पर्पस के लिए खरीद रहा है। ठीक है, तो मेरे सप्लायर ने, गाड़ी वाले सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, सरकार ने मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करवा दिया। नाउ इट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा इस वाले पर मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन माय जीएसटीआर 2B ऑल द एलिजिबल क्रेडिट्स एज पर द गवर्नमेंट आर लिस्टेड। अब मुझे देखना है कि इनमें से किस किस का क्रेडिट मुझे लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं Amazon से ना कई बार टॉफियां वगैरह मंगाता हूं, तो अब Amazon पे मैं बिजनेस वाला रजिस्टर्ड हूं। अब Amazon को क्या पता कि मैं टॉफियां पर्सनल कंजम्पशन के लिए मंगा रहा हूं या मैं उसको यहां पर दुकान लगा के बेचूंगा। ठीक है, तो Amazon पर मेरी जो जितनी भी इनवॉइसेस बिल होती हैं, जितना भी सामान मैं Amazon से खरीदता हूं, Amazon सबका जीएसटीआर 1 जब फाइल करता है तो उसमें सारा का सारा मेरा दिख जाता है। मतलब मेरे जीएसटीआर 2B में उसका क्रेडिट भी दिख रहा होता है। भाई तूने ₹1.5 की या ₹1 की अगर टॉफी खरीदी है तो उस पर जो जीएसटी है वो भी दिख रहा होता है। बट आई नो ना कि इसका मेरे को क्रेडिट नहीं लेना है क्योंकि मैंने पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया है। तो जीएसटीआर 2B में मेरे जितने भी एलिजिबल क्रेडिट्स दिख रहे होते हैं उनमें मुझे चूज करना होता है कि मुझे किस किस का क्रेडिट लेना है। ठीक है, तो आई हैव टू टिक मार्क, ये सब पोर्टल पे होता है। पोर्टल पे मैं जैसे जैसे टिक करता रहूंगा ना, एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जैसे जैसे मैं जीएसटीआर 2B पर टिक करता जाऊंगा वैसे वैसे वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होता रहेगा, वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, जीएसटीआर 1 जब मैं फाइल करूंगा, मैं भी तो सप्लायर हूं, मैं सप्लायर भी हूं, रेसिपिएंट भी हूं, तो मैंने जब सप्लाई किया तो मैंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, उससे मेरी टोटल आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आई होगी, वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। मैं सामान खरीद भी रहा हूं, मैं आगे सामान बेच भी रहा हूं। जो मैं सामान बेच रहा हूं उसके लिए मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। मैं जब जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी पता चल जाएगी। ये जो मेरी आउटपुट लायबिलिटी है ये मेरे ही इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में दिखने लग जाएगी। ठीक है, मेरे सप्लायर्स जब जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो मुझे जीएसटीआर 2A और 2B में दिखने लग जाएगा। जीएसटीआर 2B में से जब मैं अपने एलिजिबल परचेसेस को टिक करूंगा कि हाँ मुझे इसका लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस दिखने लग जाएगा। और जो बैलेंस होगा वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करके पे करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है ना, वो बेसिकली एक वॉलेट की तरह से होता है। जैसे आपका अमेजॉन पे का वॉलेट होता है, पेटीएम का वॉलेट होता है, एयरटेल बैंक्स का वॉलेट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बिल्कुल वैसा ही वॉलेट होता है। आप उसमें पैसा डाल दो, फिर आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर आइदर पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी या इंटरेस्ट अगर कुछ पे करना है उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, पेनल्टी के लिए, फी के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब मेरा सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, मेरे जीएसटीआर 2B में दिखाई देगा, मैं उस पर टिक करूंगा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट होगा। जब मैं अपने जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में मेरी आउटपुट लायबिलिटी दिखती रहेगी। जो डिफरेंस होगा मुझे पता चल जाएगा ये मुझे कैश से पे करना है। मैं उतना कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करूंगा और फिर मैं जब जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा
क्योंकि मुझे हर बार जीएसटीआर 3B फाइल करना है। जब मैं जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा उसमें मैं दिखाऊंगा मेरी आउटपुट लायबिलिटी आ रही है एज पर द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, सपोज ये, इसमें से माइनस मैं करूंगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू मैं आईटीसी के अगेंस्ट इतना क्लेम कर रहा हूं, और जो डिफरेंस है वो मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे आपको कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? डिजिटल वॉलेट ऑन द जीएसटी पोर्टल, डिपॉजिट अमाउंट टू बी पेड फ्रॉम द बैंक, यूज्ड टू पे द बैलेंस आउटपुट लायबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? शोज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल आईटीसी, automatically credited with ITC upon GSTR 3B filing. ठीक है, used for payment of output tax liability, balance is nil after payment. Electronic liability register क्या है? Reconciliation sheet showing output liability details, shows total output liability, amount paid through ITC and amount paid through cash. दिखा देता है ये। प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो स्टेप्स टू पे टैक्स बाय इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स क्या है? आइडेंटिफाई एलिजिबल आईटीसी फ्रॉम जीएसटीआर 2B, वो बताया आपको जीएसटीआर 2B में सरकार की तरफ से सारी एलिजिबल आईटीसी आ रही हैं, इनमें से मेरे लिए क्या एलिजिबल है मुझे आइडेंटिफाई करनी होगी। सब्ट्रैक्ट आईटीसी फ्रॉम आउटपुट लायबिलिटी टू फाइंड द अमाउंट टू पे। ठीक है, फिर जितनी भी मेरी आउटपुट लायबिलिटी है उसमें से ये एलिजिबल आईटीसी को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा कि इतना अमाउंट मेरे को पे करना है। डिपॉजिट पेमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जितना भी पेमेंट मेरे को कैश में देना है उतना पैसा मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करूंगा। फाइल जीएसटीआर 3B मेंशनिंग आउटपुट लायबिलिटी, आईटीसी अवेल्ड एंड कैश पेमेंट। ठीक है, तो आई होप ये पूरी की पूरी पिक्चर आप लोगों को अब क्लियर हो चुकी है, राइट। चलो उसके बाद अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन 16 है, सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है। आई प्रिपेयर्ड ब्यूटीफुल कलर्ड चार्ट्स, ब्यूटीफुल कलर्ड चार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। बहुत मेहनत लगी है, ट्रस्ट मी, 4-5 दिन लगे और पूरी की पूरी उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ कवर्ड है। सच कॉम्प्रिहेंसिव ब्यूटीफुल चार्ट्स आर देयर जो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों को याद करने के लिए और रिकॉल करने के लिए चीजों को। ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये कैपिटल गुड्स इनपुट और इनपुट सर्विस की डेफिनेशन एक बार करा देता हूं, उसके बाद हम लोग सेक्शन 16, 17, 18 पर आ जाएंगे। ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब सिंपल भाषा में क्या है कि जो सामान आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर रहे हो बस। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पहले सिर्फ वो वाले होते थे ना, स्टैंडर्ड क्रेडिट रूल्स 2004 होते थे, सीसीआर 2004, उसमें एक बहुत बड़े पेज की कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन होती थी। बट जीएसटी में कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन एक लाइन की कर दी है, जो गुड्स आपने खरीदे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने कैपिटलाइज किया वो कैपिटल गुड्स हो गए। इनपुट्स बाकी सारे गुड्स जो आपने कैपिटलाइज नहीं किए। तो इनपुट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट सर्विस क्या होती है? जो भी सर्विस आप लेते हो टू प्रोवाइड फर्दर सर्विस। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अगर कहीं से सर्विस ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल सी होगी ना, मैं इंटरनेट की सर्विसेज ले रहा हूं आप लोगों को आगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं आपको एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं लेकिन मैं एयरटेल से सर्विसेज ले रहा हूं क्योंकि मेरे को वाईफाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए, तो ये मेरे लिए इनपुट सर्विस हो गई। ठीक है, क्या आप लोग चार्ट्स देखने के लिए तैयार हो? आओ, ये है आपका सेक्शन 16 का चार्ट, ये है सेक्शन 17 का चार्ट और ये है सेक्शन 18 का चार्ट। इन 3 चार्ट्स में सारी की सारी चीजें ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर्ड है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। ठीक है, कलर्ड चार्ट्स हैं तो बोरिंग भी नहीं लगेगा और बहुत मजा आने वाला है। और अगर ये चार्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं दबा के वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि भाई साहब सर मजा आ गया। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए इतना मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना, ये आप लोग अभी समझ नहीं सकते हो। तो इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर दीज काइंड ऑफ चार्ट्स फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल, तो फटाफट से मेरे को वीडियो पे आप लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में अभी पॉज द वीडियो राइट नाउ, कमेंट कर दो कि यस सर वी वांट दीज चार्ट्स फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल एंड यस सर दीज चार्ट्स आर अमेजिंग। ठीक है, ड्रॉप अ कमेंट एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। अभी प्रीमियर चल रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। ऐसा भी नहीं है कि नहीं वीडियो पहले खत्म होगी उसके बाद ही कमेंट कर पाएंगे, कमेंट सेक्शन इज ऑन। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो कि चार्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, कलर्ड चार्ट्स हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे हाथ से बनाए हुए चार्ट्स हैं। ठीक है, पूरे के पूरे हाथ से बनाए हुए चार्ट्स हैं, वो आप लोग देख ही सकते हो अपने आप। एंड इफ यू लाइक इट आई विल मेक द चार्ट्स फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल। ठीक है, आओ देखो सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें सबसे पहला है आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। ठीक है, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आपको क्रेडिट लेना है कि रजिस्ट्रेशन मस्ट है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी। ठीक है,
आपको आईटीसी किस पर मिलता है? इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर मिलता है, ठीक है। तो इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर आपको आईटीसी मिल जाता है। लेकिन ये जो आईटीसी मिलता है ये सेक्शन 49 के प्रोविजंस और रूल्स की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मिलता है। सेक्शन 49 प्रोविजंस बताता है किस चीज के? पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट पेनल्टी और अदर अमाउंट्स वाले, ये आपको बताता रहता है, ठीक है। आईटीसी अवेलेबल फॉर बिजनेस यूज और इंटेंडेड बिजनेस यूज, वही मैंने आपको बताया कि जो मैं अमेजॉन से टॉफियां खरीदता हूं, क्या उसका आईटीसी मेरे को मिलेगा? नहीं, सेक्शन 16(1) के हिसाब से ही वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैं पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूं। हाँ, अगर मैं टॉफियों की दुकान मेरी चल रही होती और मैं अमेजॉन से टॉफियां खरीदता फर्दर सप्लाई के लिए, तो मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाता। आईटीसी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो आईटीसी जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है, तभी मेरे को उसका क्रेडिट मिलेगा, राइट। तो जीएसटीआर 2B में दिखाई दे, उस पे मैं टिक करूं और वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, तभी मेरे को उसका क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 16(1) ओवर, ठीक। सेक्शन 16(2) है कंडीशंस फॉर आईटीसी। कंडीशंस फॉर आईटीसी में दो चीजें हैं, एक तो 6 स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं, ए, बी, बीए, सी और डी, ठीक है। और इसके एक दो प्रोवाइजोस भी हैं, तो एक एक करके हम लोग चलेंगे। हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं कि सेक्शन 16(2) के जो 6 स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लॉज ए की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लॉज ए की, सेक्शन 16(2)A रेड विद रूल 66, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। तो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास बिल होना चाहिए, ठीक है। उस बिल पर टैक्स का अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। और अगर आपके ऊपर सपोज कोई फ्रॉड का केस आया और आपने सरकार को फ्रॉड के केस की वजह से जीएसटी पे किया, तो अगले महीने वो मत बोल देना अरे यार वो पिछले से पिछले महीने मैंने फ्रॉड किया था, उस पर केस चला था, पिछले महीने मैंने फ्रॉड पर जीएसटी पे किया था, अब उस जीएसटी का मेरे को आईटीसी तो दे दो। तो सरकार दो झापड़ मारेगी, पहले तुम फ्रॉड करो, फ्रॉड करने के बाद जीएसटी पे करो, जीएसटी का तुमको आईटीसी भी चाहिए, वाह, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ITC is based on invoice, debit note, bill of entry या similar document. Documents must detail tax amount, description, total value, GST INs, place of supply. ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में मेंशन होनी चाहिए। No ITC for fraud, willful misstatement, suppression of facts. तो अगर आपने ये सब किया तो आपको कोई उसका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 16(2)AA डिटेल्स ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड मैच, मतलब मेरे सप्लायर के GSTR 1 की डिटेल्स मेरी GSTR 2B की डिटेल्स मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो आईटीसी ऑन गुड्स सर्विसेज इफ डिटेल्स मैच इन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, ठीक है। नो आईटीसी इफ डिटेल्स नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर, अगर मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया टाइमली तो मुझे आईटीसी उसका नहीं मिलेगा, ठीक। सेक्शन 16(2)B कहता है कि आपको गुड्स मिल जाने चाहिए, आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए, तभी आप जीएसटी का क्रेडिट लो, ठीक है। तो आईटीसी एंटाइटलमेंट अपॉन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और इसी का एक प्रोवाइजो है कि अगर आपको गुड्स लॉट्स में मिल रहे हैं तो फिर आपको आईटीसी तब मिलेगा जब आखिरी लॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो यहां पर मैंने प्रोवाइजो में दिया हुआ है, देखो। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, आईटीसी अवेलेबल ओनली आफ्टर रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, ठीक है, ओनली आफ्टर रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। तो जो लास्ट लॉट मेरे को जब रिसीव होगा तभी मुझे उसका आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मेरे को गुड्स मिल जाने चाहिए तभी मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। दूसरा, बिल टू शिप टू मॉडल डीम्ड रिसीट फॉर क्रेडिट, ठीक है। मतलब अगर मुझसे, सपोज मैं सप्लायर हूं, ठीक है, आप रेसिपिएंट हो, आप मुझसे कह रहे हो आप मुझसे कह रहे हो कि अच्छा आप भी किसी ना किसी को आगे सप्लाई करोगे, आपका कोई कस्टमर है, आपको उस कस्टमर को माल देना है, ठीक है। तो आपने मुझसे फोन करके कहा कि मुझे माल चाहिए लेकिन माल मेरे गोदाम पे नहीं, उस वाले तीसरे बंदे के पास भिजवा दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं बिल आपको रेज करूंगा क्योंकि बेसिकली मैं सप्लाई आपको कर रहा हूं, लेकिन मैं माल शिप कहां करूंगा, मैं शिप उस तीसरे बंदे को करूंगा जो आपने मुझसे करने के लिए, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ, आपके पास तो गुड्स रिसीव हुए नहीं, आपने मुझसे गुड्स खरीद के कहां भिजवा दिए, अपने कस्टमर के पास भिजवा दिए, तो क्या आप इसका क्रेडिट ले पाओगे? द आंसर इज यस, ठीक है। बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके कहने पर अगर मैंने आपको भेजने वाला माल किसी और को भेजा है तो मान लिया जाएगा कि वो माल आपको मिला है और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 16(2)B क्या कहता है, डिटेल्स इन जीएसटीआर 2B नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो जीएसटीआर 2B, अब मैंने आपको बताया ना जीएसटीआर 2B में तो सारे के सारे क्रेडिट्स मेंशन हो जाएंगे। जब मेरा सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो मेरे जीएसटीआर 2B में तो सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन वो जीएसटीआर 2B वाली चीजें रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कब कब वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, आओ देखो।
ITC based on GSTR to be details subject to eligibility conditions। तो ineligible conditions में क्या क्या आ जाती हैं, ये देखो ineligible conditions में ये चीजें आती हैं। सबसे पहले न्यू registrants। तो if the supplier is newly registered, अगर supplier नया नया registered हुआ है, there may be a period post registration during which their supplies are ineligible for ITC to the receipt। ठीक है, तो supplier नया नया registered है, उसके बाद ऐसा कभी कभी हो सकता है कि उसकी जो भी inward supplies हैं उस पर उसको कोई credit ना मिले। ठीक है, default in tax payment। If the supplier has not paid the required taxes for a specified period, ITC cannot be claimed on their supplies। ठीक, अगर मैंने मान लो कुछ टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो मेरे को ITC नहीं मिलेगा। Output tax mismatch। If the supplier's reported tax in GSTR1 या invoice furnishing facility exceeds the paid tax in GSTR3B by a certain limit for a tax period, ITC cannot be claimed। फिर excessive ITC। If the supplier has claimed ITC exceeding the limit set by GSTR2B during a specified period, ITC cannot be claimed। और फिर tax liability default। If the supplier hasn't met his tax obligations as per section 4912 and rule 86B, indicating excessive tax payment from their electronic credit ledger than allowed, ITC cannot be claimed। ठीक है, अब ये जो रूल 86B है ये क्या कहता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये 86B रूल ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए जिनकी एक महीने की सेल 50 लाख से ज्यादा होती है, जिनकी एक महीने की सेल 50 लाख से ज्यादा होती है, तो वो उनकी जो भी आउटपुट लायबिलिटी है उसका कम से कम 1% तो उन्हें बाई कैश पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो मेरी 60 लाख रुपीस की सेल है। अब 60 लाख रुपीस की सेल पे 60 लाख रुपीस, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहां गए ये रहे कैलकुलेटर महाराज। ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लो मेरी 60 लाख रुपीस की सेल है। अब 60 लाख रुपीस की सेल पर 60 लाख रुपीस की सेल पर 10,80,000 मेरी जीएसटी लायबिलिटी आ रही है। ठीक है, मान लो मेरे पास 11 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। मान लो मेरे पास 11 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मेरे को तो अपनी जेब से एक पैसा भी कैश देने की जरूरत नहीं है। 10,80,000 रुपीज इज माई आउटपुट लायबिलिटी एंड 11 लाख रुपीज इज माई इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आई डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी आउट ऑफ माई कैश। लेकिन यहां पर रूल 86 भी ये कहता है कि नहीं, अगर आपकी सेल 50 लाख से ज्यादा है एक महीने की, तो फिर जो भी आपकी आउटपुट लायबिलिटी है उसका कम से कम 1% तो आपको कैश में पे करना ही पड़ेगा। 99% आप उससे आईटीसी से ले सकते हो। तो आई विल हैव टू पे 10,800 फ्रॉम माई ओन पॉकेट, और जितना भी रिमेनिंग होगा वो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट अवेल कर सकता हूं। तो अगर मान लो मैंने ये नहीं किया तो फिर मैं आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, इफ द सप्लायर hasn't met his tax obligations, if the supplier hasn't met his tax obligations as per section 49(2) and rule 86B, indicating excessive tax payments from the electronic ledger allowed, ITC cannot be claimed। ठीक, ऑलराइट, तो 16(2)B ये भी हो गया। ठीक है, 16(2)B हो गया। 16(2)C देखो, tax leviable on supply actually paid। tax leviable on supply actually paid। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैंने अपने सप्लायर से कुछ सामान खरीदा, मैंने तो उसको दे दिया पैसा, मैंने उसको जीएसटी वाला पैसा भी दे दिया, लेकिन क्या उसने ये वाला पैसा सरकार को दिया? GSTR1 फाइल करना अलग बात है, लेकिन वो पेमेंट तो GSTR3B के थ्रू दिया जाता है ना, आउटपुट लायबिलिटी का। तो मेरे सप्लायर ने GSTR1 फाइल कर दिया, मेरे 2B में भी दिख गया, लेकिन अगर सरकार को वो पैसा मिला ही नहीं तो सरकार मुझे क्रेडिट क्यों देगी? ठीक है, तो देखो, सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स ऑन गुड्स या सर्विसेज फॉर आईटीसी क्लेम बाय द रेसिपिएंट। तो सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स, तभी मेरे को उसका क्रेडिट मिलेगा। टैक्स पेमेंट कैन बी इन कैश और बाय यूजिंग आईटीसी फ्रॉम द क्रेडिट लेजर। ठीक है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41। आओ देखते हैं सेक्शन 41 के प्रोविजंस क्या है। ठीक है, देखो, रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट इन देयर रिटर्न। मैं सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। एलिजिबल आईटीसी विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सेक्शन 41 रेड विद रूल 37 ने क्या कह रहा है, रिवर्सल एंड रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय सप्लायर। मैंने प्रोविजनली आईटीसी ले लिया, ठीक है, मुझे क्या पता वो उसने सरकार को पैसा जमा किया या नहीं किया। ठीक है, आप ये लॉजिकली सोचो ना, मैंने किसी से सामान खरीद लिया, अब मैं बार बार उससे फोन करते हुए ये थोड़ी पूछता रहूंगा कि भाई तूने सरकार को टैक्स पे किया या नहीं किया, तभी मैं क्रेडिट ले पाऊंगा। मैं तो क्रेडिट ले ही लूंगा ना आराम से, मैं तो क्रेडिट ले लूंगा। बाद में कभी अगर सरकार की तरफ से मेरे को कोई नोटिस आता है कि भाई आपके सप्लायर ने टैक्स पे ही नहीं किया, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो मैं क्रेडिट रिवर्स करूंगा। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। अगर मैं कहीं से भी सामान खरीदूंगा और वो मेरे GSTR2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मेरा काम तो हो गया ना, मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो गया। देन आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हिम अप एंड आस्क हिम कि नहीं भाई तू पहले सरकार को टैक्स पे करे तभी मैं उसका क्रेडिट लूंगा। आई विल तो सिंपली टेक द क्रेडिट ना, आई विल सिंपली टेक द क्रेडिट। मेरे GSTR2B में दिख रहा है, आई विल सिंपली टेक द क्रेडिट। अब क्रेडिट लेने के थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, अगर मुझे पता चलता है, कैसे पता चलेगा, सरकार मेरे को नोटिस देगी कि भाई जो तुमने आईटीसी लिया हुआ है उसको तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे सप्लायर ने हमें टैक्स ही नहीं पे किया है।
ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। फिर मैं अपने सप्लायर के पीछे पड़ूंगा कि भाई तू टैक्स पे कर गवर्नमेंट को, क्यों नहीं पे कर रहा। फिर जब मेरा सप्लायर टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को, तो फिर मैं इस क्रेडिट को फिर से अवेल कर सकता हूं। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी, रेसिपिएंट मस्ट रिवर्स आईटीसी विद इंटरेस्ट इफ सप्लायर डजंट पे द टैक्स। रेसिपिएंट को ही रिवर्स करना पड़ेगा। इफ सप्लायर फाइल्स जीएसटीआर 3B बाय सितंबर 30th ऑफ द नेक्स्ट ईयर, रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी इन जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो मेरे सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया था, मेरे सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया था, सपोज प्रीवियस ईयर 23-24 के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मैंने कोई ना कोई क्रेडिट लिया हुआ है। अब मेरे सप्लायर को 30th सितंबर 2024 तक ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 30th सितंबर तक इसने टैक्स पे कर दिया तो फिर मैं कूल हूं, नहीं तो फिर मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। इफ नॉट फाइल्ड बाय द डेडलाइन, अगर मेरे सप्लायर ने अगले साल के 30th सितंबर तक भी पे नहीं किया तो रेसिपिएंट रिवर्सेस आईटीसी बाय 30th नवंबर। तो फिर मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। फेलिंग टू रिवर्स आईटीसी इनकर्स लायबिलिटी टू पे द अमाउंट विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। अगर मैंने रिवर्स नहीं किया तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, 30th सितंबर तक मान लो मेरे सप्लायर ने फाइल नहीं किया, मैंने आईटीसी को रिवर्स कर दिया। अब मैंने रिवर्स तो कर दिया, लेकिन मैं सप्लायर के पीछे तो पड़ूंगा ना कि भाई टैक्स जमा कर, टैक्स जमा कर, टैक्स जमा कर। वो जब टैक्स जमा करेगा तो वो मेरे को बता देगा, तो उसके अगले महीने मैं फिर से इस क्रेडिट को अवेल कर सकता हूं। ठीक है, if supplier pays the tax later, recipient can re-avail the reversed ITC. Recipient can re-avail ITC once supplier files their GSTR 3B. ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 16(2)D। सेक्शन 16(2)D है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि टू क्लेम आईटीसी जीएसटीआर 3B मस्ट बी फाइल्ड। ठीक है, आईटीसी क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 3B तो फाइल आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये सेक्शन 16 के जो 6 क्लॉजेस थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं। आओ प्रोवाइजोस पर आते हैं। प्रोवाइजोस में भी पहला प्रोवाइजो तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर गुड्स आपको लॉट्स में मिल रहे हैं तो फिर लास्ट लॉट जब आपको मिलेगा तभी आप उसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे। ठीक है, दूसरा प्रोवाइजो है सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) रेड विद रूल 37। ठीक है, अब इसमें आप देखो पेमेंट टाइम फ्रेम। Registered person must pay the supplier for goods या services including tax within 180 days from the invoice date। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मैंने सामान तो खरीद लिया अपने सप्लायर से, अब मैं ही उसको पैसा नहीं दे रहा तो। ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया है कि इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर मुझे उसे पैसा दे देना चाहिए। अगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? रीपे और रिवर्स आईटीसी क्लेम्ड इफ पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो मैंने अपने सप्लायर को पैसे नहीं दिए, फिर भी क्योंकि उसको जीएसटीआर 1 फाइल करना था, जीएसटीआर 3B फाइल करना था, तो उसने अपनी तरफ से जीएसटी का पैसा सरकार को दे दिया। ठीक है, ऐसा होता रहता है। मैंने सामान खरीदा, मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, उसने उस बीच में अपनी तरफ से सरकार को जीएसटी पे कर दिया। क्योंकि उसने सरकार को जीएसटी पे कर दिया, मैंने उसका क्रेडिट ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्रेडिट ले लिया लेकिन मैंने अभी भी अपने सप्लायर को पेमेंट तो किया नहीं है, तो यहां पर ये प्रोवाइजो कहता है कि 180 दिन के अंदर अंदर मेरे को उसको पेमेंट करना होगा। अगर मैंने उसे पेमेंट नहीं किया तो जो भी उस खरीद पर मैंने आईटीसी लिया था, इस आईटीसी को मुझे रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो 180 डेज जिस महीने 180 डेज एक्सपायर होंगे उसके अगले महीने जो मैं जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा उसमें मुझे आईटीसी रिवर्सल का इंपैक्ट देना होगा और वो पैसा मुझे सरकार को पे करना होगा। Amount reversed should be proportionate to the unpaid supply value and tax. Pay interest on the reversed amount under section 50. Action required while filing GSTR 3B return post 180 days. तो जिस महीने 180 डेज वाला पीरियड खत्म होगा उसके अगले महीने जो मैं GSTR 3B फाइल करूंगा उसमें मेरे को आईटीसी रिवर्सल का अमाउंट ये जो इंपैक्ट है वो दिखाना पड़ेगा। Exceptions to 180 days payment rule। ठीक है, अब 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या? It doesn't apply to supplies with tax payable under reverse charge। ठीक है, अगर मान लो मुझे ही रिवर्स चार्ज में पे करना है, मैंने ही खरीदा और मुझे ही रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो फिर मैं 180 डेज में अगर उसको पेमेंट नहीं करूंगा तब भी चलेगा, मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1। ठीक है, अब शेड्यूल 1 की सप्लाईज कौन सी होती हैं? शेड्यूल 1 की सारी सप्लाईज होती ही विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, शेड्यूल 1 की सारी सप्लाईज होती ही विदाउट कंसिडरेशन है, तो विदाउट कंसिडरेशन वाली सप्लाईज है तो मैं कहां से उसको पेमेंट कर दूंगा? ठीक। Additions to supply value due to recipient incurring supplier's liability as per section 15(2)B। ठीक है, मान लो क्या हुआ कि मैंने सामान खरीदा, अब उसको किसी और को पेमेंट करना था,
तो मैंने क्या किया, सप्लायर के कहने पर किसी थर्ड पार्टी को पे कर दिया। हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इस चीज के बारे में बात की थी कि अगर मैं सप्लायर के बिहाफ पर कहीं और पेमेंट कर देता हूं तो ये भी वैल्यू में ऐड होता है। तो अगर ऐसा है तो मैंने अगर 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो चलेगा, मुझे रिवर्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 16(3) कह रहा है कि अगर आपने जीएसटी के कंपोनेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने सपोज 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उस पर 18,000 रुपए का मैंने जीएसटी पे किया। अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,18,000 रुपीज से, और मैं इस 1,18,000 पर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लूंगा, दैट मींस जो 18,000 जीएसटी वाला पोर्शन है उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो फिर मेरे को उस 18,000 रुपीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे को एंट्री करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, जीएसटी पेएबल, जीएसटी जो मैंने जीएसटी का आईटीसी है, आईटीसी अवेलेबल 18,000 रुपीज टू बैंक 1,18,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो जीएसटी है जिसको मैंने डेबिट किया हुआ है ये मेरा एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बाद में इसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया जीएसटी के अमाउंट पर तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इफ द जीएसटी कंपोनेंट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड देयरऑन, आईटीसी वुड नॉट बी अवेलेबल। ठीक, सेक्शन 16(4) है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ठीक है, सेक्शन 16(4) है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। देखो इसको देखते हैं। तो आईटीसी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर्स इनवॉइसेस कैन बी क्लेम्ड अंटिल November 30th ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ रेलेवेंट एनुअल और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। तो जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जितना भी आईटीसी है वो मैं कब तक ले सकता हूं, या तो अगले साल 30 नवंबर तक, या जो भी मैं एनुअल रिटर्न फाइल करूंगा तब तक मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं, उसके बाद नहीं ले सकता। फॉर डेबिट नोट्स द फाइनेंशियल ईयर फॉर आईटीसी क्लेम इज बेस्ड ऑन द डेबिट नोट्स इशुएंस डेट। ठीक है, अगर डेबिट नोट के अगेंस्ट मेरे को आईटीसी लेना है तो हम डेबिट नोट की जो डेट है वहां से लेंगे। ठीक है, डेबिट नोट किसी ना किसी इनवॉइस के अगेंस्ट ही मिलेगा। ठीक है, डेबिट नोट किसी ना किसी इनवॉइस के अगेंस्ट मिलेगा, तो हम ओरिजिनल इनवॉइस की डेट से नहीं देखेंगे। ठीक है, मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने परचेजेस किए, अब इसका आईटीसी तो मैं 30 नवंबर 2024 तक ले सकता हूं। ठीक है, 30 नवंबर 2024 तक ले सकता हूं। मान लो 2024 में मेरे को इस परचेज के अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट मिल गया। ठीक है, तो क्या डेबिट नोट के लिए भी आईटीसी मेरे को 30 नवंबर 2024 तक लेना होगा? नहीं, उसके लिए फिर हम 30 नवंबर 2025 देख लेंगे कि अगर 24-25 में मेरे को कोई डेबिट नोट मिला है तो फिर हम भले ही वो सप्लाई ओरिजिनल सप्लाई 23-24 की थी, पर अगर उसका जो डेबिट नोट है वो मुझे 24-25 में मिला है तो इसका आईटीसी में 30 नवंबर 2025 तक ले सकता हूं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? टाइम लिमिट डज नॉट अप्लाई व्हेन रीक्लेमिंग क्रेडिट प्रीवियसली रिवर्स्ड। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात की कि कई बार हम लोग आईटीसी लेते हैं उसके बाद हमें उसको रिवर्स करना होता है, तो रिवर्स करने के बाद अगर मान लो सप्लायर ने पे कर दिया, सप्लायर ने जीएसटी 3B फाइल कर दिया, तब तो फिर मैं रीअवेल कर सकता हूं ना उस क्रेडिट को, तो उसके ऊपर ये वाली लिमिट नहीं अप्लाई करेगी। ठीक है, उसके ऊपर ये वाली लिमिट नहीं अप्लाई करेगी। तो रीक्लेमिंग रिवर्स्ड आईटीसी ड्यू टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज नॉट बाउंड बाय द टाइम लिमिट। ठीक, तो ये आपका टाइम लिमिट नहीं होगा, और इसी के साथ सेक्शन 16 का हमारा पूरा का पूरा रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो, और अगर ये वाला चार्ट आपको पसंद आया है, ठीक है, द कलर्स, द प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, तो आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। आई शुड नो दैट दीज थिंग्स आर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे पूरे दिन लगाकर मेहनत करके ये चार्ट्स बना रहा हूं, और अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, तो फिर मेरा कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, राइट? एंड सिंस ऑल ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड टू यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो योर कमेंट्स इज द ओनली वे दैट आई कैन नो कि हाँ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, अदरवाइज कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, सेक्शन 17 सेक्शन 17 है आपका, सेक्शन 17 है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। ठीक है, सेक्शन 17 बात करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में। यहां पर हमारे पास है सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(2), सेक्शन 17(3), सेक्शन 17(4) हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है। सेक्शन 17(5) है, और फिर फाइनली हमारे पास सेक्शन 17(6) है। ठीक है, तो आओ एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 17(1). 17(1) क्या कह रहा है? अगर गुड्स आपके पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो आईटीसी आपको सिर्फ बिजनेस वाले पोर्शन के गुड्स का मिलेगा। ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप गुड्स को यूज कर रहे हो तो फिर आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा।
सेक्शन 17(2) कह रहा है कि अगर आप जो गुड्स यूज कर रहे हो वो पार्टली टैक्सेबल सप्लाईज देने के लिए यूज कर रहे हो और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाईज देने के लिए यूज कर रहे हो, तो आईटीसी आपको सिर्फ उन्हीं का मिलेगा जो टैक्सेबल सप्लाईज देने के लिए आपने गुड्स को यूज किया, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में हम लोगों ने बात ही की कि उस पर भी हमें आईटीसी मिल जाता है, पूरी सप्लाई चेन को वो टैक्स फ्री कर देता है। ठीक। सेक्शन 17(3) कह रहा है, सेक्शन 17(3) कह रहा है जैसे हम लोगों ने सेक्शन 72 में कहा कि पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो गुड्स हमने खरीदे उसकी कितना यूज हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई देने के लिए किया? तो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई हमें पता कैसे चलेगी? रूल्स के हिसाब से पता चलेगी। ठीक है, रूल्स के हिसाब से पता चलेगी और वो हम लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे। इंक्लूड सप्लाईज अंडर आरसीएम ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज बट नॉट एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 3, ये आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या क्या हो जाता है बेसिकली एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर, क्या क्या चीजें आती हैं? जो आरसीएम वाली चीजें वो आ जाएंगी, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज भी आ जाएगा, लेकिन जो शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनीवे, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सेक्शन 73 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, भाई साहब असली मजा तो इसमें है। असली मजा इसमें है। ठीक, देखो ये कुछ ऐसी परचेजेस है जहां पर आपके क्रेडिट्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक, तो देखो आईटीसी जनरली तो अलाउ होता है एक्सेप्ट फॉर आइटम्स इन द नेगेटिव लिस्ट इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज और रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो तो उस पर जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खरीदते हो तो मिल जाता है, प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खरीदते हो तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। इसके अंदर कई सारे क्लॉजेस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका मोटर व्हीकल्स, सबसे पहला है मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो आईटीसी इज नॉट अलाउड फॉर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। तो सबसे पहले बात करें इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स की होता क्या है? तो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स होती हैं आपकी मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर को मिलाकर अगर 13 से कम की कैपेसिटी है, 13 या 13 से कम की कैपेसिटी है, तो उस मोटर व्हीकल पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। मतलब 13 या 13 से कम की कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी की गाड़ियों पर भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप इस गाड़ी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करोगे तो। ठीक, अब स्पेसिफिक पर्पस है क्या? When used for making taxable supplies of such motor vehicles, आप ये मोटर व्हीकल खुद ही बेचोगे। ठीक, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, मैं गाड़ियां खरीद रहा हूं, उससे मैं लोगों को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल उसका क्रेडिट मिलेगा। या इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, या मेरा ड्राइविंग स्कूल है तो मैं ड्राइविंग स्कूल में लोगों को सिखाऊंगा कैसे। ठीक है, तो मैं उसके लिए गाड़ियां खरीद रहा हूं। तो अब ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल भी अगर मैं खरीदता हूं, लेकिन उस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का इस्तेमाल मैं इन 3 चीजों के लिए करता हूं, तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा चाहे कुछ हो जाए, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मोटर व्हीकल वाला आपका हो गया है। दूसरा वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, एग्जैक्टली सेम चीज है। ठीक है, तो वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स का भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन हां अगर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया तो फिर इसका क्रेडिट मिल जाएगा। वो स्पेसिफिक पर्पसेस हैं क्या? वही मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, मैं हवाई जहाज और पानी का जहाज खरीद के बेच रहा हूं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंडिगो डेफिनेटली मिलेगा उसको। इंपार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेटिंग या फ्लाइंग सच वेसल या एयरक्राफ्ट, तो अगर मैं पायलट वाली ट्रेनिंग दे रहा हूं या पानी का जहाज चलाने की ट्रेनिंग दे रहा हूं तो डेफिनेटली मिलेगा। या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दे रहा हूं तो फिर उस पे जो भी, उसके लिए मैं जो भी एयरक्राफ्ट या वेसल खरीदूंगा उसका मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज रिलेटेड टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, तो इन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स पर, एयरक्राफ्ट्स पर, वेसल्स पर तो मेरे को आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो अगर मैं इनकी सर्विसेज कराऊंगा, उस सर्विसेज पर मैं जो जीएसटी पे करूंगा, क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैंने ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करने हैं और मैं अब इनकी सर्विसेज कराता हूं, तो क्या मुझे उस सर्विस पर पे किए जाने वाले जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आईटीसी नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। तो व्हेन स्पेसिफिक पर्पसेस क्या है? व्हेन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पसेस, जब हम एलिजिबल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो मिल जाएगा। व्हेन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं,
मैं मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं 13 से कम की सीटिंग कैपेसिटी की गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता हूं, तो भाई मेरे को तो सर्विसेज करानी पड़ेंगी ना, तो मुझे तो क्रेडिट दे दो उसका, मैं तो अल्टीमेटली बेचूंगा ना उसको, तो मिल जाएगा। When received by a general insurance service provider in respect of such an eligible motor vehicle, vessel or aircraft insured by it, ठीक है। तो अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, जैसे कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रही है और उसको पे कर रही है, तो इसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, इसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं फिर इसके बाद लीजिंग या रेंटिंग या हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स ऑन विच आईटीसी इज डिसअलाउड। अगर ऐसी मोटर व्हीकल्स, वेसल्स या एयरक्राफ्ट्स जिन पर आईटीसी अलाउड ही नहीं है, वो उसको मैं लीज पे लेता हूं या किराए पर लेता हूं, ठीक है, उसको मैं किराए पर लेता हूं, किराए दिया मैंने, किराए पर मैंने जीएसटी दिया होगा, तो क्या उसका मेरे को क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस क्या है? When used for making an outward taxable supply of the same category or as element of taxable composite या mixed supply, ठीक है, मतलब मैं किराए पर लेकर अगर किराए पर दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको जूम कार का एग्जांपल दिया था, ठीक है, मैंने आपको जूम कार का एग्जांपल दिया था कि मैं गाड़ी किराए पर ले रहा हूं और किराए पर ही दे रहा हूं, तो क्या जूम कार को इसका क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चल रही है। या when provided by an employer to its employees under a statutory obligation, ठीक है, अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को दे रहा है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में दे रहा है, तो उसको क्रेडिट पक्का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आओ सेक्शन 17(5)(b) में, जो बात करता है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। आईटीसी जनरली तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, एकदम वही है। मैं अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर खुद हूं, मैं खुद ही एक केटरर हूं और मैं किसी और की केटरिंग सर्विसेज लेकर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे को डेफिनेटली जितना भी मैं उसको जीएसटी पे करूंगा, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। Where a particular category of such inward supplies is used for making an outward taxable supply of the same category, यानी subcontracting, or as an element of taxable composite or a mixed supply, और दूसरा when provided by an employer to its employees under a statutory obligation, तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को statutory obligation में दे रहा है, तो भी उसका क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरी चीज, मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, तो आईटीसी जनरली तो अलाउड नहीं होता है, बट व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो अलाउ हो जाता है। तीसरी चीज, ट्रैवल बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं वेकेशन पे जाने के लिए, या तो लीव ट्रैवल कंसेशन हो जाए या होम ट्रैवल कंसेशन हो जाए, तो जनरली अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर दिया जाएगा तो वो आपका अलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। मैं कहीं से अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहा हूं तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। वो स्पेसिफिक सिचुएशंस क्या है? अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहा हूं फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, अगर प्लांट एंड मशीनरी बनवाने के लिए मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहा हूं, उसका मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड बाय अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ठीक है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला, उसको भी क्रेडिट मिल जाएगा। where value of WCS is not capitalized, अगर कैपिटलाइज नहीं किया, पीएनएल में डेबिट किया, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सिमिलरली आपका ये आता है 17(5)(d), सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन खुद ही करवा रहा हूं, अपने लिए करवा रहा हूं, ऑन माई ओन अकाउंट करवा रहा हूं, तो आईटीसी नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं, बिल्कुल मेरे को मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अदर्स, अगर बाकियों के लिए मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं, मुझे बिल्कुल जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। या वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कैपिटलाइज्ड, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन की वैल्यू को मैंने कैपिटलाइज नहीं किया है, तो उसका मेरे को मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है वो देखो यहां पर कायदे से। प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन, जो कि जमीन पर गड़ी हुई है, तभी वो इमूवेबल है। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, ठीक है, जो जमीन पे या तो फाउंडेशन से फिट है या तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट से फिक्स्ड है, बट एक्सक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस, ठीक है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, क्या वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो क्या टेलीकम्युनिकेशन टावर्स पर पे किया जाने वाला जीएसटी का क्रेडिट आपको मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो पाइपलाइंस आप ले करते हो फैक्ट्री प्रेमिसेस के बाहर, क्या उनको प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा? नहीं। लेकिन क्या तो फिर क्या उन पर पे किया जाने वाला जीएसटी का क्रेडिट आपको मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपने पाइपलाइंस लेकी फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर
तो उसको प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा और उस पर पे किए जाने वाली जीएसटी का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका इनवर्ड सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूं और मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, मैं उसका जीएसटी का क्रेडिट कैसे ले पाऊंगा? क्रेडिट लेने के लिए मुझे आगे टैक्स इनवॉइस देनी पड़ेगी ना। मैं तो खुद ही कॉम्पोजिशन सप्लायर हूं, मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूं, मैं टैक्स इनवॉइस दे नहीं पाऊंगा। अगर मैं टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाऊंगा तो मैं क्रेडिट कहां से लूंगा? तो इस पर आईटीसी स्पेसिफिकली डिसअलाउड है। आगे देखो, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक, तो यहां पर भी आईटीसी नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर टैक्स पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स पर जो टैक्स पे किया उसका जीएसटी मिल जाएगा। इनवर्ड सप्लाईज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये भी कॉमन सेंस है, सेक्शन 16 ने ही मना कर दिया था। ठीक है, मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स थी सेक्शन 16(1) उसी में लिख दिया था। वो 16(1) में था या 16(2) में था? कहीं तो था ना ये सेक्शन 16(1). हाँ, सेक्शन 16(1) में ही लिख दिया था ना। ये देखो, आईटीसी अवेलेबल फॉर बिजनेस यूज और इनटेंडेड बिजनेस यूज, तो ये 16(1) ने खुद ही बोल दिया था। तो यहां पर इसने स्पेसिफिकली इसको ब्लॉक भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, तो आईटीसी इस पर अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर शेड्यूल 1 के हिसाब से विदाउट कंसिडरेशन इसको दिया जा रहा है तो फिर आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये गिफ्ट्स या फ्री सैंपल्स अगर शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई में आ रहे हैं तब तो इसका जीएसटी आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट है आपका इवेजन, कॉन्फिस्केशन एटसेट्रा, मतलब वही सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, इवेजन, विलफुल मिसस्टेटमेंट की वजह से अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, उसका बाद में आप बोलो कि नहीं इसका मेरे को क्रेडिट भी दे दो, तो आपको इसका कोई क्रेडिट वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो आईटीसी नॉट अवेलेबल फॉर टैक्स पेड ड्यू टू इवेजन और कॉन्फिस्केशन। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 17(5) भी यहां पर आकर कंप्लीट हो चुका है। आई एम श्योर बहुत मजा आया होगा और बहुत सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग रेगुलर बेसिस पर सेक्शन 17(5) पढ़ते हैं तो डिस्कशन काफी लंबा चला जाता है। ऑफ कोर्स लंबा जाना ही जाना है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सेक्शन 17(5) पढ़ लिया, आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, बट दिस इज बेसिकली सेक्शन 17(5). ठीक है, दिस इज बेसिकली सेक्शन 17(5). तो सेक्शन 17(5) काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आओ हम लोग बात करते हैं सेक्शन 17(6) के बारे में। ठीक है, सेक्शन 17(6) गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बात करता है और ये बताता है कि गवर्नमेंट बता देगी कि क्रेडिट का एट्रीब्यूशन कैसे होना है। क्रेडिट का एट्रीब्यूशन कैसे होना है, तो सबसे पहले इसमें एक जनरल रूल आता है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। आईजीएसटी का अगर आपके पास क्रेडिट है तो इसका यूटिलाइजेशन पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट करोगे, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, then to be utilized for the payment of CGST or SGST or UTGST at the option of the taxable person. CGST or SGST or UTGST credit can be utilized only after credit of IGST is fully utilized. ठीक है, तो पहले IGST का यहां पर ये मतलब हुआ कि CGST SGST का क्रेडिट आप तभी यूज करोगे अगेंस्ट CGST SGST लायबिलिटी कि पहले IGST का पूरा क्रेडिट खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास IGST का क्रेडिट है सपोज 1 लाख रुपए का, आईजीएसटी की लायबिलिटी है सपोज 70,000 रुपीज की। नाउ आईजीएसटी के क्रेडिट से आपने आईजीएसटी की लायबिलिटी को यूटिलाइज किया, अभी आपके पास 30,000 रुपीज का आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है। आपके पास सीजीएसटी की लायबिलिटी है लेट्स से 25,000 रुपीज की, आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है सपोज 20,000 रुपीज का, तो आप कह रहे हो कि नहीं 25,000 रुपीज में से 20,000 मैं सीजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ करूंगा। नहीं, आपके पास आईजीएसटी का 30,000 रुपीज का क्रेडिट है, आप पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट आईजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज करोगे, तभी आप सीजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आप तभी यूटिलाइज कर पाओगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आप तभी यूटिलाइज कर पाओगे जब आईजीएसटी का क्रेडिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, सीजीएसटी के क्रेडिट को कैसे यूटिलाइज करोगे, पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट और उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट। एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट सीजीएसटी का क्रेडिट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। सीजीएसटी का क्रेडिट भी आप यूटिलाइज तभी कर पाओगे जब आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट आप यूटिलाइज कर चुके होगे तो। ठीक है, फिर आता है आपके पास एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट, तो इसका पहले आप यूटिलाइजेशन करोगे अगेंस्ट एसजीएसटी यूटीजीएसटी लायबिलिटी और उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी, लेकिन यहां पर भी आप तब तक इसको यूटिलाइज नहीं करोगे जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं हो जाता। तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी credit can be utilized only after all the credit of IGST is utilized. Besides this, SGST UTGST credit can be utilized for the payment of IGST only after IGST only after the ITC of CGST has been fully utilized. ठीक है, तो एसजीएसटी का जो यूटिलाइजेशन है वो आईजीएसटी के अगेंस्ट आप तभी करोगे जब सीजीएसटी खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि सीजीएसटी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है और आप
पड़ा रहने दे रहे हो उसको, और एसजीएसटी के क्रेडिट को आप आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर रहे हो। तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी अगर है तो सीजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज करो, फिर एसजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज कर दो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रूल 86A। रूल 86A रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं रूल 86B बताया था, 86A नहीं बताया था। ठीक है, 86A क्या कहता है कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर को या कोई भी इसके ऊपर वाले बंदे को ऐसा लगता है कि आईटीसी जो है वो फ्रॉडुलेंटली अवेल किया जा रहा है या आईटीसी इनएलिजिबल है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई दी जा सकती है। ठीक, तो असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर और एनी ऑफिसर above this rank can restrict the utilization of ITC if he feels that ITC has been fraudulently availed or that ITC is ineligible. If the ITC has already been availed by the taxable person, then the officer may restrict its utilization against the liability. अगर वो ऑलरेडी अवेल कर चुका है तो उसका यूटिलाइजेशन रोक देगा। अवेल करने का मतलब वो जीएसटीआर 2B में आ चुका है वो और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ चुका है, तो पेमेंट जब किया जाएगा जीएसटीआर 3B में जब पेमेंट किया जाएगा तो वो उसको रोक देगा। सुनो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कोई सेट ऑफ नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, जो पेमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आपको करना होगा। Restriction can be imposed only for a period up to 1 year from the date of imposing such restriction. However, the commissioner or officer authorized by him can withdraw such restriction if he is satisfied that the conditions for imposing the restrictions no longer exist. ठीक है, 1 साल तक का रेस्ट्रिक्शन होगा। अगर उसके पहले ही कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले बंदे को लगता है कि यार कंडीशंस है नहीं, रेस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, तो उसको हटाया जा सकता है। क्यों ऐसी फीलिंग आएगी कमिश्नर को या असिस्टेंट कमिश्नर को इसका केस का आईटीसी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए? तो कंडीशंस फॉर इंपोजिशन क्या है? आईटीसी अवेल्ड बेस्ड ऑन टैक्स इनवॉइस या वैलिड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर और वन नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस। मेरे पास बिल है, सप्लायर का बिल है, मैंने उस बिल के अगेंस्ट, बिल के नाम पर, बिल की चौड़ में, बिल की आड़ में जीएसटी का क्रेडिट ले लिया। इन लोगों ने चेक किया, बिल पे जो सप्लायर का नाम लिखा है वो सप्लायर है ही नहीं, या वो सप्लायर जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है सप्लायर का, वो उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे गए, सप्लायर उस प्लेस पे बिजनेस ही नहीं करता है। ठीक है, या मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मुझे गुड्स सर्विसेज नहीं मिले, तो विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर मैंने आईटीसी का क्लेम ले लिया एक्सेप्ट फॉर बिल टू शिप टू, तो उसका मेरे को मना कर दिया जाएगा, भाई ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये आप नहीं ले सकते। या वेयर टैक्स नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, मेरे सप्लायर ने सरकार को टैक्स ही पे नहीं किया, तो भी रोक दिया जाएगा कि भाई तू जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकता। ठीक है, ये तो हो गया कि मेरे सप्लायर ने क्या क्या किया। ठीक है, अब मैंने क्या क्या किया? रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं, या जहां मैंने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बोला हुआ है उसमें मैं अपना बिजनेस कर ही नहीं रहा हूं, तो फिर आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी लैक्स टैक्स इनवॉइस या वैलिड डॉक्यूमेंट, मेरे पास ना तो टैक्स इनवॉइस है ना वैलिड डॉक्यूमेंट है, मैं आईटीसी ले ही नहीं सकता, मेरा आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रूल 86B, रूल 86B के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? applies to registered persons whose taxable supply value exceeds 50 lakh rupees in a month, excluding exempt and zero rated supplies. ठीक है, तो यहां पर क्या है? Only 99% of the output liability can be paid through electronic credit ledger, remaining 1% to be paid in cash. Remaining 1% to be paid in cash. लेकिन इसके कुछ exceptions हैं, इसके 4 exceptions हैं। क्या? अगर आप टाइमली इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो आप पर 86B नहीं लगेगा। Exemption for entities paying over 1 lakh rupees in income tax in the last 2 years includes registered person, कर्ता, proprietor, managing directors, partners, directors, committee members, trustees वगैरह वगैरह। अगर पिछले 2 साल से 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स मैं पे कर रहा हूं तो मेरे ऊपर 86B का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ITC refund, if received refund of over 1 lakh rupees for unutilized ITC related to zero rated supplies or inverted duty structure, अगर मेरे को 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिल चुका है ITC का, ठीक है, तो फिर मेरे ऊपर 86B नहीं लगेगा। Cash payments, if more than 1% of the total output liability in the current financial year has been paid in cash, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बारे में बात करूं तो लेट्स से जुलाई में, ठीक है, जुलाई में मेरी जो सेल है 50 लाख के ऊपर हुई। ठीक, जुलाई 2023 में मेरी सेल 50 लाख के ऊपर हो गई। ठीक है, अब अप्रैल में जून में भी मेरी सप्लाई हुई होगी, उसमें मेरी आउटपुट लायबिलिटी थी। तो अगर अप्रैल में जून टोटल जितनी भी मेरी आउटपुट लायबिलिटी थी उसका 1% से ज्यादा मैं अगर कैश में पे कर चुका हूं
ठीक है, अप्रैल में जून में मेरी अप्रैल में और जून में मेरी जितनी भी आउटपुट लायबिलिटी थी, अगर मैं उसका 1% से ज्यादा कैश में पे कर चुका हूं, तो इवन दो जुलाई में मेरी सेल 50 लाख के ऊपर होगी, इवन दो जुलाई में मेरी सेल 50 लाख के ऊपर है, मुझे 86B का रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट काउंटेड टुवर्ड्स टोटल आउटपुट लायबिलिटी फॉर दिस एक्सेप्शन। ये रिवर्स चार्ज वाले को आउटपुट लायबिलिटी मानते ही नहीं है, ये तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या ही है। Specified persons, exempt governments, government departments, PSUs, local authorities and statutory bodies, ये भी आपकी exempt हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 17 का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो ये वाले चार्ट्स आपके लोगों के लिए एक्चुअली हेल्पफुल हैं या नहीं है, या अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, ये सारी चीजें सही लग रही है। बहुत मेहनत लगी है भाई साहब ये चार्ट्स बनाने में, ठीक है, एंड यू नो द प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, द बॉक्सेस एंड ऑल दैट, तो इसलिए प्लीज कमेंट कर दो। क्योंकि भाई अगर ये हेल्पफुल है, देखो अगर मैं बेच रहा होता तब तो कोई पंगा ही नहीं था, सेल कितनी हो रही है उससे पता चल जाता, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं बेच तो रहा नहीं हूं, या मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। अगर मैं आपको फ्री में दे रहा हूं तो आई वुड लाइक टू नो ना कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, राइट? तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक, आओ देखो सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्रेडिट कैसे कैसे मिलता है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो यहां सबसे पहले आपका आ जाता है सेक्शन 18 1 और 2 रेड विद रूल 40 आईटीसी अवेलमेंट फॉर न्यूली रजिस्टर्ड पर्संस एंड टाइम लिमिट। ठीक है, आओ देखो यहां पर, राइट, तो पर्संस एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, कौन कौन से गुड्स पर आईटीसी मिलेगा, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक या कैपिटल गुड्स एज ऑन, और उसमें रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहला है person who has applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration। ठीक है, तो जैसे ही मेरी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हुई, उसके तुरंत उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही मेरी टर्नओवर, अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं तो मेरी टर्नओवर जैसे ही 40 लाख क्रॉस करेगी, आई विल बी इमीडिएटली लायबल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड। 40 लाख मेरी टर्नओवर क्रॉस की, 30 दिन के अंदर अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल भी गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स, तो जिस दिन मेरी जो सेल है वो 40 को क्रॉस कर गई, उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट एक दिन पहले मेरे पास जितना भी इनपुट स्टॉक में हेल्ड होगा, रॉ मटेरियल्स, जितने भी इनपुट्स मेरे सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, और जितने भी मेरे फिनिश्ड गुड्स होंगे जो स्टॉक में होंगे, उन तीनों का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, क्रेडिट मैं कब तक ले सकता हूं, आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, मतलब मैं सपोज लेट्स से 20th मार्च है ना, तो 20th मार्च, लेट्स से 20th मार्च 2024, 20th मार्च 2024 से एक दिन पहले 19th मार्च 2024 को मेरे पास जितना भी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स होगा, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन 1 साल के पुरानी खरीद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे को जो वो मिलता है, आईटीसी मिलता है, वो तभी मिलेगा अगर मेरे पास यहां पर जो माल पड़ा हुआ है वो 1 साल के अंदर अंदर खरीदा हुआ है। 1 साल से पुराना माल अगर पड़ा हुआ है तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक, चलो ओके। पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर मैं वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं, ठीक है, तो जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है, जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है, उसके एक दिन पहले मेरे पास जितना भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स था, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन वो 1 साल से पुराना खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, registered person who ceases to pay tax, who ceases to pay composition tax and switches to regular scheme। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो पॉइंट नंबर्स 1 और 2 है ना, इनमें पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन लिया गया, या तो लायबल होने पर लिया गया या तो वॉलंटरीली लिया गया। ठीक है, पॉइंट्स 1 और 2 पर मेरे पास पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं था, मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिलेगा सिर्फ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स का। लेकिन अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूं, अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूं, पॉइंट्स 3 और 4 में आप देखना, पॉइंट्स 3 और 4 में पहले से रजिस्टर्ड है,
ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस है, लेकिन हम पहले से रजिस्टर्ड हैं। तो अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूं और फिर कोई सिचुएशन अगर होती है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कैपिटल गुड्स का भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। साथ ही साथ कैपिटल गुड्स का भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। आओ आगे देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स 1 और 2 में मैं पहले रजिस्टर्ड नहीं था, पहली बार रजिस्टर हुआ हूं। 3 और 4 में मैं पहले से रजिस्टर्ड था और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हुई है। क्या सिचुएशन हुई है देखो। रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू पे कॉम्पोजिशन टैक्स एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम। ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूं लेकिन मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर में रजिस्टर्ड हूं। अब क्योंकि मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गई तो मैं कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ गया। ठीक है, तो जिस दिन मैं कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आया उससे एक दिन पहले मेरे पास जितना भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स थे उसका मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। तो द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स एंड रेगुलर स्कीम। ठीक है, उससे पहले जितना भी मेरे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स था उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स में क्या होगा, जब आप कैपिटल गुड्स को खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट, उसके जितना भी आपने उस पर जीएसटी पे किया होता है, उस जीएसटी को आपको 5% पर क्वार्टर के हिसाब से रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो आपने सपोज पहले खरीद रखे थे, कोई आपने कैपिटल गुड्स खरीद रखे थे। ठीक है, आपने कोई पहले कैपिटल गुड्स खरीद रखे थे, उस पर आपने लेट्स से 10,000 रुपीज का जीएसटी पे किया हुआ था। ठीक है, अब आप कैपिटल गुड्स का क्रेडिट, अब आप इस 10,000 रुपीज का क्रेडिट लेना चाहते हो। ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे 10,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आप रिड्यूस करोगे और तब जाकर जितना भी बचा हुआ पैसा होगा उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter of a year or part of the year from the date of the invoice. ITC claim shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier. ITC to be availed within 1 year from the date of issue of tax invoice by the supplier. ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 और 4 दोनों के लिए अप्लाई करता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, मैं रजिस्टर्ड था, मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज बन गई, तो मुझे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स का भी डिडक्शन मिल जाएगा, का भी क्रेडिट मिलेगा। ये पॉइंट पे मैं इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं, सुनो मेरी बात, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था, वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि किसी एक बंदे की एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज बन गई और इस वजह से उसने रजिस्ट्रेशन लिया, अब क्या वो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि उसने पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया। ठीक है, अगर वो पहले से रजिस्टर्ड होता और फिर उसकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज बन जाती, तब उसको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिल जाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि सपोज मैं सप्लायर हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाईज सप्लाई करता हूं। अब मैं अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाईज सप्लाई करता हूं तो मेरे ऊपर रजिस्ट्रेशन की कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार ने किसी एक फाइन डे कहा कि मित्रों अब से ये टैक्सेबल होगा, अब से अगर ये टैक्सेबल होगा देन आई नीड टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, नाउ आई एम स्टिल इन कमिंग इन द फर्स्ट पार्ट, नाउ आई हैव बिकम लायबल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स का ही क्रेडिट मिलेगा, मैं कैटेगरी 4 में फॉल नहीं करूंगा। ठीक, बस ये हो गया। तो यहां पर किस किस का मिलेगा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इनपुट्स कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक रिलेटेड टू सच एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो जो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए इनपुट्स आपने लिए हुए थे उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई, उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, इन 4 चीजों के लिए नोट्स हैं, आओ जरा ध्यान से देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो when a registered individual becomes eligible to claim input tax credit, they must submit an electronic declaration in form GST ITC 01 via the common portal. ठीक है, तो जब मुझे क्रेडिट लेना है तो मेरे को ये GST ITC 01 वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। This declaration should include details of inputs, semi-finished goods in stock and capital goods as specified. तो वहां पर मुझे डिटेल्स देनी होंगी। It must be filed within 30 days from the eligibility, a period extendable by the relevant tax authorities. 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होगा। Additionally, if the total ITC claim across CGST, SGST, UTGST and IGST exceeds 2 lakh rupees, the declaration needs certification from a practicing chartered accountant or a cost accountant. और अगर टोटल GST का क्रेडिट 2 लाख से ज्यादा का मैं क्लेम करने वाला हूं तो मुझे एक CA या कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ CA या कॉस्ट अकाउंटेंट से उस पर डिक्लेरेशन चाहिए होगा कि हाँ भाई ये एकदम सही चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शंस 18(1) और 18(2). ठीक है, आओ बात करते हैं 18(4) के बारे में। 18(4) के बारे में बात करते हैं। 18(6), 18(3) यहां पर है, 18(3) यहां पर है। ठीक है, तो सीए इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, सीए फाइनल में सब कुछ होता है। तो अभी हम 18(4) पे आ रहे हैं।
18(4) क्या कह रहे हैं? सेक्शन 18(4) read with rule 44, switching from normal scheme to composition scheme और exiting from GST. ठीक है, अगर मैं नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हूं, ठीक, अब मैं कॉम्पोजिशन में जा रहा हूं या मैं जीएसटी से एग्जिट कर रहा हूं, क्योंकि सपोज जो सप्लाईज में दे रहा हूं अब वो एग्जेम्प्ट हो गई है, ठीक है, तो मेरा जीएसटी में रजिस्टर करने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो फिर दो चीजें यहां पर है, एग्जिटिंग फ्रॉम जीएसटी, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एग्जिटिंग फ्रॉम जीएसटी देखते हैं, एग्जिटिंग फ्रॉम जीएसटी देखो, Section 18(4) mandates the reversal of input tax credit for registered persons switching schemes or for supplies becoming wholly exempt. ठीक है, तो एग्जिट में जीएसटी से क्यों करूंगा? अगर मैं नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जाऊंगा, ठीक है, या फिर मेरी जो सप्लाईज है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, तो फिर मैं क्रेडिट तो ले ही चुका हूं, तो अब मुझे उन क्रेडिट्स का रिवर्सल करना पड़ेगा। मैंने सामान खरीदा था, मैंने उसका क्रेडिट ले लिया था, अब मैं नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्रेडिट तो ले चुका हूं, तो मेरे को उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट्स, अगर इनवॉइस अवेलेबल है तो इनवॉइस के बेसिस पर आप रिवर्सल कर दो, अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो फिर मार्केट प्राइस देख लो, और ये जो मार्केट प्राइस है, जो भी करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, उसके बेसिस पर आईटीसी का रिवर्सल कर दो। और ये जो है इसको आपको एक सर्टिफाई करवाना पड़ेगा एक सीए से या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट से, ठीक है। तो ये तो हो गई इनपुट्स पर आईटीसी के रिवर्सल की बात। अब हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स पर आईटीसी के रिवर्सल की बात, ठीक है। कैपिटल गुड्स पर आईटीसी का रिवर्सल कैसे होगा? तो देखो, ये प्रो राटा बेसिस पर होगा, बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कंसीडर्ड एज 5 इयर्स। तो पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 साल मानेंगे, ठीक है। तो जितने की भी लाइफ बची हुई होगी उसके बेसिस पर जो भी आईटीसी होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उसका रिवर्सल करना होगा, पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करना होगा। एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है कि इफ अ कैपिटल गुड्स इज यूज्ड फॉर सपोज 5 इयर्स 6 मंथ्स एंड 15 डेज, तो हम 15 मंथ्स को इग्नोर कर दो, 4 years होना चाहिए ये। This should be 4 years. This should be 4 years. ठीक है, This should be 4 years. आप लोगों के नोट्स में 4 years ही हो जाएगा, क्योंकि नोट्स जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें 4 years करके कर दूंगा, ठीक है। तो इफ अ कैपिटल गुड्स इज यूज्ड फॉर 4 years 6 months एंड 15 days, तो आप 15 डेज को इग्नोर कर दो, ठीक है, 15 डेज को इग्नोर कर दो। कंसिडर ओनली 4 years एंड 6 months, तो अब इससे 6 महीने की रिमेनिंग लाइफ बची हुई है और क्रेडिट को आपको रिवर्स अकॉर्डिंगली करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर मस्ट बी डेबिटेड विद द रिवर्सल अमाउंट फ्रॉम स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स ऑन द डे बिफोर स्विचिंग और एग्जेम्पशन। एनी रिमेनिंग आईटीसी इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विल बी लैप्स्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितना आईटीसी मुझे रिवर्स करना है उतने से मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करना होगा, ठीक है। जो रिवर्स करना है उतने से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया। मान लो वो डेबिट करने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितने अमाउंट से रिवर्स करना है, कितने अमाउंट से डेबिट करना है, जितने का हमें रिवर्स करना है, ठीक है। अब डेबिट कर दिया, डेबिट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो वो लैप्स हो जाएगा, वो आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको आईटीसी को रिवर्स करना होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली इसी तरह से रिवर्स करना होगा जैसे यहां पर हम लोगों ने बात की, इनपुट्स पर रिवर्सल कैसे होगा, कैपिटल गुड्स पर रिवर्सल कैसे होगा, एग्जैक्टली इसी तरह से यहां पर रिवर्सल होगा, ठीक। अच्छा, कंपैरिजन विद आउटपुट टैक्स, रिवर्स्ड आईटीसी अमाउंट इज कंपेयर्ड विद द आउटपुट टैक्स पेबल एंड द हायर ऑफ द टू इज पेड, ठीक है। तो जितना भी आपने रिवर्स किया उसको हम कंपेयर करेंगे जितनी हमारी आउटपुट लायबिलिटी बन रही है, और जो भी उन दोनों में से ज्यादा होगा उसको हम लोग पे कर देंगे। सेपरेशन ऑफ आईटीसी रिवर्सल, अब इसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं रेगुलर क्लासेस में, अच्छे खासे क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है ना, क्विक रिवीजन सीरीज है ये, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस किए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसमें भी मैंने दिया हुआ है, किताब से आप लोग कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग बुक्स परचेज कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Separation of ITC reversal. ITC reversal on inputs and capital goods is calculated separately for CGST, SGST, UTGST and IGST. Addition to output liability, तो क्या होगा? Reversal amount is added to the registered person's output tax liability. जितना भी रिवर्स किया है, अगर ये तब की बात है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो, ठीक है। यहां पर रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं हो रहा था, यहां पर बस आप जीएसटी से एग्जिट कर रहे थे, या तो नॉर्मल स्कीम से उसमें आ रहे थे, या तो नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे थे, या तो आपकी सप्लाईज होली एग्जेम्प्ट हो जा रही थी।
तो रजिस्ट्रेशन था आपके पास, लेकिन आप जीएसटी से एग्जिट कर गए थे, ठीक है, तो आपके क्रेडिट लेजर में अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है, वो लैप्स हो गया, रिवर्सल किया, काम खत्म। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। अगर यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो हम आपकी आउटपुट लायबिलिटी और रिवर्सल को देखेंगे, जो भी ज्यादा होगा आपको वो पे करना होगा, जो भी ज्यादा होगा आपको वो पे करना होगा, ठीक, ये बात भी हो गई। तो 18.4 इज डन। 18.6 देखो, 18.6 read with rule 42 and 40 sub rule 2 and rule 44 sub rule 6, amount payable on supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken। तो जो सप्लाई वाले चैप्टर में हम शेड्यूल 1 पढ़ते हैं, शेड्यूल 1 का जो पैरा 1 होता है, शेड्यूल 1 है क्या, सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, उसके अंदर जो पैरा 1 होता है, वो पैरा 1 क्या होता है कि परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब देखो, अगर आपका परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स हो रहा है जिस पर आप आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, तो उसको सप्लाई तो माना जाएगा। अब उस पर जीएसटी कैसे लगेगा, ये सप्लाई वाली क्लास से एक मुद्दा रहता है कि उस पर जीएसटी किस अमाउंट पर लगेगा। तो देखो उसकी चीज क्या होती है, तो यू हैव टू पे द हायर ऑफ आईटीसी टेकन रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ फ्रॉम द इनवॉइस डेट। ठीक है, तो जितना भी आपने जीएसटी उस पर पे किया हुआ था, जिसका आप क्रेडिट ले चुके हो, उसको 5% पर क्वार्टर से कम करो और जितना भी बचेगा वो आपको पे करना होगा। या अगर आप उसको बेच रहे हो तो जितना भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर आपने टैक्स पे किया वो आपको पे करना होगा। कंप्यूट आईटीसी फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सेपरेटली फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, स्पेसिफिक आइटम्स कौन कौन से हैं, तो अगर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स आर सप्लाइड एज स्क्रैप, द टैक्सेबल पर्सन मे पे टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो इन पे आपको वो सब रिवर्सल वगैरह, वो 5% पर क्वार्टर का रिवर्सल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स वगैरह स्क्रैप में दे रहे हो, कबाड़ में दे रहे हो, तो कबाड़ी वाले को बेच के जितना भी पैसा आपको मिल रहा है उस पर जो भी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी वो आपको पे करना होगा। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 18(6) भी हो गया। आइए सेक्शन 18(3) के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, पार्टनरशिप से कंपनी बन रही है, कंपनी से कुछ और, कंपनी तो हाईएस्ट ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप से सपोज पार्टनरशिप बन रही है वगैरह वगैरह, तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर कोई पार्टनरशिप फर्म हूं और बाद में कंपनी बन रही हूं, तो पार्टनरशिप फर्म के पास जितना भी आईटीसी है वो कंपनी को भी उसका क्रेडिट और कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। Allows transfer of unutilized ITC due to business changes, sale, merger, etc. if liabilities are also transferred. ठीक है, अगर liabilities transfer होंगी तो ITC भी transfer हो जाएगा। Includes change in ownership due to death of a sole proprietor. किसी sole proprietor की death होती है तो फिर वो उसका बेटा वगैरह, बेटा अगर उसको सक्सीड करता है तो पिताजी का ITC जितना भी है उसका क्रेडिट बेटा भी ले सकता है। इन केस ऑफ डीमर्जर, आईटीसी इज डिवाइडेड ऑन दी एसेट वैल्यू। तो डीमर्जर अगर हो जाता है तो जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू पर आईटीसी का भी प्रोपोर्शनेट डिवीजन हो जाता है। तो एसेट वैल्यू इंक्लूड्स ऑल बिजनेस एसेट्स रिगार्डलेस ऑफ आईटीसी क्लेम्स। नोट्स क्या है, रिक्वायर्स फ्रॉम जीएसटी आईटीसी 02 सबमिशन एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। ट्रांसफरी मस्ट एक्सेप्ट डिटेल्स ऑन कॉमन पोर्टल टू क्रेडिट आईटीसी टू देयर लेजर। जो भी ट्रांसफरी है, ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरी मस्ट रिकॉर्ड ट्रांसफर्ड इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इन देयर बुक्स। तो उसको उन बुक्स को, उन कैपिटल गुड्स को, उन इनपुट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास एक आता है रूल 41A, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशंस फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले रहे हो तो क्या होगा, देखो, allows separate registrations for multiple business locations within the same state या union territory, enables transfer of unused ITC to newly registered locations based on their asset value। तो अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं, एक रजिस्ट्रेशन पर, सपोज एक रजिस्ट्रेशन पर आईटीसी अनयूज्ड है, तो वो उसको दूसरे, अपनी ही एक ही स्टेट के अंदर दूसरी रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट को उस आईटीसी को ट्रांसफर किया जा सकता है बेस्ड ऑन एसेट वैल्यू। Asset value considers all owned assets regardless of ITC claims. Notes क्या है, require submission of necessary information on the government portal within 30 days of registration. Upon acceptance, unused ITC is credited to the electronic credit ledger of the new locations. और इसी के साथ हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वंस अगेन, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किताब से जो आप लोगों को करने ही करने हैं। ठीक है, दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले भी करने ही करने हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो ये था, बाकी आई एम श्योर आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, एंड अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।